हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट, इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं, कुछ एबनॉर्मल मोलर मासेस या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट हॉफ फैक्टर। राइट, अगर हो सका तो इस लेक्चर में देखेंगे, वरना विल डू एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वेंट हॉफ फैक्टर इन अ डिफरेंट लेक्चर, अनदर लेक्चर। राइट, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो भी IIT 2000, नॉट न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी क्वेश्चंस थे IIT 2017, 14, 18 में पूछे गए थे, वो भी हम ट्राई करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करें। राइट, सो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है जो हमने राउल्स लॉ में पढ़ा था कि व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, राइट, वेपर प्रेशर विल गो डाउन। राइट, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर कम हो जाता था। राइट, इफ यू रिमेंबर, दैट इज वाई हम कहते थे जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है दैट वुड बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इस वेपर प्रेशर की वजह से और भी कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जो इफेक्ट होती हैं। जैसे एक हमने डिस्कस भी करी थी, बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, वेपर प्रेशर के घटने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। राइट, अब एक और प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, इफ यू नो, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये हम देखेंगे, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं किस तरह से। इसको हम बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब कम होना। एक और प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशंस की जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना हमने सॉल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन में सॉरी या प्योर सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्ट करता है सॉल्यूशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, विल डिस्कस। सो इसमें हम 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। राइट, first is lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, which is a colligative property. Right, your elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. Right, और lowering on vapor pressure के ऊपर ये properties depend करती हैं, आपकी elevation in boiling point, depression in freezing point, ये भी देखेंगे हम कैसे। राइट, और ये जो properties change हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं चेंज? When I am adding a non-volatile solute, right? So solute की quantity पे, number of solute particles जो हम add करते हैं उस पे ये properties depend करती हैं, जिनको हम colligative properties कहते हैं। Right? Elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, right? और आपकी relative lowering of vapor pressure, ये सब क्यों इनमें चेंज आया था? जब हमने non-volatile solute add किया था। Right? So these properties depend on the number of solute particles, right, added to the solvent. So ये properties जो number of solute particles पे depend करती हैं, increase या decrease होती हैं with the increase and decrease in the number of solute particles, इन properties को हम बोलते हैं colligative properties, right? और ये properties सिर्फ number of solute particles पे depend करती हैं, not on the nature of solute. nature of solute जैसे chemical nature, इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि ग्लूकोज मैंने ऐड किया, मान लिया जाता है, ग्लूकोज की केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, ग्लूकोज के केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बट ओनली ऑन द नंबर ऑफ ग्लूकोज पार्टिकल्स एडेड, उसी पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। राइट, सो द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट, आर योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट, और ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। राइट, इसीलिए इनको कॉलिगेटिव बोलते हैं। राइट, को मीन्स टुगेदर, एक साथ चेंज होती हैं। अगर मैं सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो सब में चेंज आएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी चेंज आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चेंज आएगा। राइट, सो दीज आर लिंक्ड टुगेदर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो और हाँ, यहाँ पे जब मैंने बात करी, मैंने ग्लूकोज की बात करी। ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में जाके, जब हम पानी में ऐड करते हैं ग्लूकोज या सुक्रोज या यूरिया, ना ही तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। राइट, अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड ऐड करूं
सोडियम क्लोराइड ऐड करूं या बेंजोइक एसिड को बेंजीन में ऐड करूं, तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं, हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मैसेस, राइट। क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम नहीं रहते हैं। अगर मैंने मान लो एक पार्टिकल सॉल्ट का ऐड किया, सोडियम क्लोराइड का, लेकिन सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में जाते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आयन में टूट जाता है वो, राइट। सो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कुछ और होगी, और जो कैलकुलेटेड होगी बेस्ड ऑन योर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास वो अलग होगी। बेस्ड ऑन फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अलग होगी, लेकिन जब हम पानी में डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड टूट करके दो पार्टिकल्स में टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम एंड क्लोराइड, हमने लिया एक सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल का था, पानी में जाके दो पार्टिकल्स में टूट गया वो, राइट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, राइट। सो वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर हम बेंजोइक एसिड ऐड करेंगे बेंजीन में, हमने एक मॉलिक्यूल लिया बेंजीन, अगर मैंने 4 मॉलिक्यूल्स लिए बेंजोइक एसिड के, बेंजीन में ऐड करें, अब बेंजीन में जाकर के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड सॉल्वेंट बेंजीन में जाके डाइमराइज हो जाती है, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी एक एबनॉर्मल केस है। लिए तो मैंने 4 मॉलिक्यूल्स थे, जा करके वो दो बड़े पार्टिकल्स में बदल गए, राइट। 2 बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल गए। तो ये होती हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ solute particles, right, and not on the nature of solute or the chemical nature of solute. अब देखिए जब वेपर प्रेशर लो होगा, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्यूट ऐड करने पे प्योर सॉल्वेंट में, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में भी इफेक्ट पड़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, काफी रिलेटेड है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। अब देखिए अगर मैंने ऐसे यहां पे ये था आपका प्योर वाटर, ये मैंने लिया प्योर वाटर, राइट। इसको हम अगर हीट करेंगे, राइट, यहां से आप क्या 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है इसके ऊपर? 1 एटमॉस्फेयर, राइट। अब जब अगर हमें इसको मान लो बॉईल करना है वाटर को, राइट, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली? जब मैं इसको यहाँ से हीट करूंगा तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स सरफेस पे, प्योर सॉल्वेंट है अभी ये सब वेपर स्टेट में जाएंगे, यहाँ पे वेपर बिल्ड करेंगे। जब वेपर बिल्ड करेंगे तो इनका हल्के हल्के वेपर प्रेशर बढ़ेगा, राइट। और जब इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो ये आपका लिक्विड जो है, ये वाटर जो है आपका बॉईल होना शुरू हो जाता है। और ये कंडीशन वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तब जाता है जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। ये तो हो गई नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात, राइट। अब देखिए जब मैंने सॉल्यूट ऐड किया, अब सारी प्रॉपर्टीज में देखना किस तरह से इफेक्ट आता है, एक एक करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्यूट ऐड किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट, यूरिया ऐड किया मैंने इसमें, या मैंने इसमें से ग्लूकोज लेट्स से ग्लूकोज ऐड किया। जब ग्लूकोज ऐड किया तो ग्लूकोज के ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट, सरफेस पे भी आ गए कुछ। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने रिप्लेस कर दिया, राइट। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो नॉन वॉलेटाइल हैं, ये तो वेपर प्रेशर बिल्ड कर नहीं सकते हैं, राइट। और ऊपर से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, ये पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 मॉलिक्यूल्स थे। अब कितने बचे? 1 2 3 4, अब 4 ही बचे हैं। अब जब 4 बचे हैं तो वही वेपराइज होंगे, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, राइट। वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूशन का, जब हमने ग्लूकोज को पानी में डाला सॉल्यूशन बना, जिससे वेपर्स का प्रेशर कम हो गया।
इसको हम बोलते हैं ऑन एडिंग सोल्यूट नंबर ऑफ वेपर्स रिड्यूस्ड, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर्स कम हो गए, तो इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। अब देखिए एक चीज हमें समझ में आई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जब लोअर हो गया, ये 1 एटमॉस्फेयर से कम हो गया, अब मैं क्या करूंगा कि वापस 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। 1 एटमॉस्फेयर इसलिए ताकि सॉल्यूशन फिर बॉईल होना शुरू हो जाए। अब इसको बॉईल करने के लिए क्या करूंगा, इसको और हीट करूंगा। जब मैं इसको और हीट करूंगा तो यहां से दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जाएंगे, राइट। जब सरफेस पे जाएंगे तो सरफेस से वेपर स्टेट में जाएंगे, राइट। फिर से वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। और एक पॉइंट पे जाके इस सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसका वेपर प्रेशर फिर से 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, राइट। अब इस फिर से ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, राइट। जब फिर से बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि पहले तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो गया था, लेकिन जब मैंने इसमें सॉल्यूट डाला, लिक्विड मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो गए ऊपर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, फिर मैंने इसको और हीट करना पड़ा ताकि नीचे से और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएं, वेपराइज हों और वेपर प्रेशर बिल्ड करके 1 एटमॉस्फेयर बना दें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए और बॉईल होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। दोबारा से इसको बॉईल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, राइट। तो अब जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल होना शुरू हुआ, दोबारा से जब 1 एटमॉस्फेयर हुआ तो हाइयर टेम्परेचर पे हुआ, हाई टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हुआ, राइट। तो मान लिया जाता है ये 100.5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मान लो, ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लिया जाता है 100.5 डिग्री सेल्सियस पे ये दोबारा से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो करके बॉईल होना शुरू होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 100 से 105 हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज ध्यान में रखना, जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा उतने ही ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के, उतना ही ज्यादा मुझे हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और बढ़ जाएगा, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट पार्टिकल्स, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी उतना ही लो होगा जितना ज्यादा हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे, राइट। अब ये चीजें हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं हम एक चीज और, यहाँ पे हम ग्राफ अगर हम देख लें इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, देखिए ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, राइट। ये टेम्परेचर है, वेपर, सिंपल सा ग्राफ है, टफ नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है इसका। देखिए ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहां पे ले लेता हूं, राइट। अब देखिए इसका ग्राफ है, ये सॉल्यूशन का पीछे आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100.5 था, और प्योर सॉल्वेंट का ऐसे आएगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था, सॉल्यूशन का बढ़ गया था तो यहां पे चला गया था, राइट। क्योंकि देखिए ये सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का है, राइट। जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा इतने टेम्परेचर पे तभी ये बॉईल होगा, ऐसी सॉल्यूशन का भी जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा तभी ये बॉईल होगा, राइट। और ये जो वैल्यू है इधर बढ़ रही है तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये जो है सॉल्यूशन का है और ये जो है वाटर का है, प्योर सॉल्वेंट ग्राफ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये है टीबी नॉट, ये है टीबी, और इनके बीच में जो है ये है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। और हमने एक और चीज बोली यहाँ पे कि मैंने एक चीज समझाई अभी
कि जो जितना ज़्यादा मैं ग्लूकोज ऐड करूँगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट राइज करना पड़ेगा मेरे को सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं क्वांटिटी को मैं मोलालिटी के टर्म्स में लूँगा, राइट। सो यहाँ पे डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलालिटी, राइट। मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब जल्दी से आ जाते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे, देखिए लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरा हमने डिस्कस कर लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इसको आप बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे इबिलोस्कोपी ऑल्सो, इसको हम इबिलोस्कोपी भी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में। जिस टेम्परेचर में लिक्विड फ्रीज होकर टेम्परेचर फ्रीज होकर के सॉलिड बनाता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब देखते हैं अगर मैं प्योर लिक्विड जो सॉलिड बना रहा है अगर मैं इसमें ग्लूकोज ऐड कर दूं, राइट, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया था, फ्रीजिंग पॉइंट पे अब क्या होता है? देखिए एट इक्विलिब्रियम लिक्विड और सॉलिड इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। एक और चीज देख लीजिए, समझ लीजिए, जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जैसे मैंने इसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ाया तो वेपर्स ज्यादा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर गए और वेपर्स बनाने लग गए, वेपर प्रेशर बढ़ गया टेम्परेचर से, राइट। सो वेपर प्रेशर मैं यहां लिखता हूं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं? फ्रीजिंग में हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कम करते जाएंगे। एक पॉइंट पे आपका जो सॉलिड है, सॉरी आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होने लग जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं इसको जब कम करता जाऊंगा फ्रीज करने के लिए, मैं इस लिक्विड को वाटर को मैं फ्रीज करने के लिए, वाटर को मैं फ्रीज करने के लिए इसका टेम्परेचर कम करता जाऊंगा। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, अब जब टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट। अब देखिए टेम्परेचर घटाने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब जिस एक टेम्परेचर पे ये लिक्विड सॉलिड बनेगा, राइट, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब मान लिया जाता है मैं सॉलिड इस सिस्टम में, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में मैं ग्लूकोज ऐड कर देता हूं या कोई भी सोल्यूट ऐड कर देता हूं। सोल्यूट ऐड करने पे क्या होगा? सोल्यूट ऐड करने पे लिक्विड वाला जो पार्ट है ये सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। और हमें पता है जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो वेपर प्रेशर उसका और कम हो जाएगा, राइट। जब वेपर प्रेशर उसका और कम हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर कम होगा, राइट, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। देखिए वेपर प्रेशर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट पे, प्योर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पे जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों होती हैं, मैंने इसमें ग्लूकोज ऐड करा या कोई भी सॉल्यूट ऐड किया, राइट, तो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड वाले, क्योंकि लिक्विड एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन बनेगा हमें पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, राइट। सो ऑन एडिंग solute वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होगा, राइट। दैट इज, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। अभी तो इन दोनों का वेपर प्रेशर ज्यादा बराबर था, सॉलिड और लिक्विड का, इस इक्विलिब्रियम में। जब मैंने सॉलिड ऐड किया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, राइट। वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब इस रिलेशन के हिसाब से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब वो और कम टेम्परेचर में ये इक्विलिब्रियम वापस स्टैब्लिश होगा। जब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो वापस ये फ्रीज होगा, राइट। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का
क्योंकि कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, राइट, इस रिलेशन के हिसाब से। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हो गया सॉल्यूट ऐड करने पे, राइट। सो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इसको इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ लोग इसको क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। दिस इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी से, इसको हम डिनोट करते हैं ऊपर वाले को डेल्टा पी से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही इसका भी एक डायग्राम है, राइट, डायग्राम सॉरी, इसका भी एक ग्राफ है, राइट। और यहाँ पे भी वही बात है, जितना ज़्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करूँगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चले जाएगा इसका, राइट। तो ये भी याद रखना, डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसको मैं बोल दूंगा, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, मोलैलिटी के टर्म्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इससे अभी हम डेरिवेशन देखेंगे। अब ग्राफ की जब बात आती है तो लेट्स जस्ट रब दिस ऑफ। यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर। इस ग्राफ पे क्वेश्चन भी पूछा गया था 2017 में IIT में। अब देखिए कुछ ऐसा सा ग्राफ आता है इसका, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, राइट। इस टेम्परेचर पे लिक्विड या वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, और सॉल्यूशन का अगर आप देखोगे तो पीछे आएगा उसका, राइट। सॉल्यूशन का, इसको ऐसे, सॉल्यूशन का कुछ इस तरह से आता है ग्राफ, राइट। ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है, राइट। और यहाँ पे आके ये फ्रीज होना शुरू होता है सॉल्यूशन। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट था उसका इतना था TF0, राइट, और इसका कितना हो गया TF, राइट। तो ये क्या हो गया, कम हो गया, इधर को आ गया, मतलब कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम बोलते हैं डेल्टा TF, यही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आई थिंक 2017 में, यहाँ पे अलग अलग ग्राफ दे रखे थे, उसमें हमें इजी सा फॉर्मूला यूज करना था। फॉर्मूला ये था आपका डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF, राइट। ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करके हमें बताना था कि जो डिफरेंस है कितना डिप्रेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ ऐसा था। अगर इसमें नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो ये तो हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। और हमें पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हमने पहले देख लिया था, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूट्स का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, राइट। और हमें इन डेरिवेशन से प्रूव करना है दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन है, या पहले ये दोनों देख लेते हैं। देखिए डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाऊंगा, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊंगा। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा। इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इनके नाम याद रखना। अब देखिए मोलैलिटी क्या होती है, तो मोलैलिटी होती है, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स। अगर आप 1000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, W1 ग्राम्स
डिवाइडेड बाय 1000, राइट। W1 ग्राम सॉल्वेंट का है अगर, राइट, तो अगर हम इसको किलोग्राम्स में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना मैस है सॉल्यूट का, W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों में सेम ही चीज़ है, एक जैसे ऑलमोस्ट है, M2 डिवाइडेड बाय W1, राइट। सो M इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 W1 1000, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस वैल्यू को हम ऊपर रख देंगे जाके, राइट। दोनों एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर बनाए हैं हम उन दोनों में रख देंगे इसको। तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा, डेल्टा TF आपका हो जाएगा KF, M की जगह हम रख देंगे W2 डिवाइडेड बाय W1, राइट। इसी तरीके से ये वाला भी आपका हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB W2 1000 डिवाइडेड बाय M2 W1। ये आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे डेल्टा TF और डेल्टा TB। KB की वैल्यू कांस्टेंट होती है, राइट, और W2 क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूट, राइट, इन W1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, और M2 क्या है, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी है। तो ये सब पता है, अगर आप कोई भी अगर M2 निकालना है तो ये सब वैल्यूज आपको पता होंगी, तो आप M2 निकाल लेंगे, यहाँ से भी वैसे वही चीज़ है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और देखिए डेल्टा TF क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ सॉल्यूट, राइट, W2 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। डेल्टा TB इज इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2, राइट, मैस ऑफ सॉल्यूट। अगेन जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा। So both these are colligative properties because it depends on the number of solute particles, right? I hope this is clear. ये आपको प्रूफ करने को आ सकता है, right? अब देखिए फटाफट हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग डिप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमें पता है P इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1। P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट, और X1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और हमें पता है X2, अगर ये X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है और X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वाटर, तो X1 प्लस X2 क्या होगा, इक्वल टू 1। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखना, राइट। तो मैं X1 की जगह क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस X2, right? I hope this is clear. Right? So यहां से आ जाएगा आपका, देखिए P इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2, राइट। इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। P1 नॉट इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2, P1 नॉट माइनस P, राइट। और ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो शुरू में हुआ था वहां पर, राइट। ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो P1 नॉट माइनस P अपॉन इस P को नीचे जब हम इसको ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ये क्वांटिटी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। That means this is your colligative property, relative lowering of vapor pressure. It's directly proportional to mole fraction of solute. अब इसको आप further solve कर सकते हैं। X2 is equals to number of moles of solute upon total number of moles, right? So N2 is negligible, इसको हम N2 upon N1 करेंगे, right? और number of moles क्या होते हैं, weight upon molecular weight, right?
सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे भी N1